हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर 2 का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलिए इसको देखते हैं। तो V इज इक्वल्स टू होता है W बाई क्यू नॉट। अगर कोई कैपिटल क्यू चार्ज है और उसके चारों तरफ एक इलाका बना हुआ है तो इनफाइनाइट से किसी चार्ज क्यू नॉट को उठाकर किसी पॉइंट R डिस्टेंस पे लेके आने में जो वर्क होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P का। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड as amount of work required to bring a unit positive charge from infinite to any point in external electric field is known as electric potential of दैट पॉइंट। यूनिट क्या हो जाएगी बच्चे? तो यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। डायमेंशन भी लिख लेंगे। जूल का हो गया ml2t-2 और चार्ज का हो जाएगा 80। तो यहाँ से आ जाएगा डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? बोलिए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं इसमें क्या आता है। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिए हैं तो बेसिकली पूछता है आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? अगर कोई मान लीजिए कैपिटल क्यू चार्ज है और कैपिटल क्यू से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V इक्वल टू के क्यू बाई आर। याद रखिएगा क्यू को हम साइन के साथ रखते हैं और V जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। नंबर 3 पूछेगा आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के केस में क्या होगा? तो डाइपोल तो एक सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रखे जाते हैं, ठीक है ना। इनकी डिस्टेंस होती है स्मॉल डिस्टेंस 2l। तो इसके सेंटर से एक्सियल पॉइंट पर r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है p, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बेटा kp बाई आर स्क्वायर, जहाँ p की वैल्यू होती है 2ql। अगर हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर देखें तो पोटेंशियल होता है 0, ठीक। लेकिन अगर हम किसी थीटा एंगल पर देखें r डिस्टेंस पर पॉइंट p है तो यहाँ पोटेंशियल होता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये याद रखिएगा, हो सकता है पेपर में इस पे क्वेश्चन आ जाए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आ सकता है। ये तो हो गया डाइपोल के केस में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। अगर स्फेरिकल शेल है तो क्या होगा? स्फेरिकल शेल का मतलब हो गया कि एक आपके पास स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया जो कि यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया? इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब पूछेगा इनसाइड, तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे भी पूछ सकता है पॉइंट पी पर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सरफेस के बराबर। सेंटर पे भी पूछ सकता है तो सेंटर पे भी पोटेंशियल हो जाता है सरफेस के बराबर। और सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है? तो वी सरफेस होता है बेटा के क्यू बाई कैपिटल आर। और अगर हम सेंटर से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालें तो आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर पोटेंशियल होता है के क्यू बाई स्मॉल आर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि वी सेंटर इक्वल टू वी इनसाइड इज इक्वल्स टू वी सरफेस और इज इक्वल्स टू कितना? के क्यू बाई आर। आई बात समझ में? अगर सेंटर पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा, सरफेस पे भी पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा। आई बात समझ में? बोलिए। तो याद रखिएगा इनसाइड एक स्फेरिकल शेल के अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। एक टॉपिक आपसे पूछता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो याद रखिएगा V इज इक्वल्स टू होता है माइनस इंटीग्रल E डॉट डी आर, या फिर E इज इक्वल्स टू होता है माइनस डी बाई डी आर। ये लिखा क्या है? ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या पढ़ते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अ नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अ नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट? द डिक्रीज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलिए इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक आता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये क्या चीज होती है? देखो बच्चे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, मान लो ये पेपर में अक्सर आता भी है, तो इसके परपेंडिकुलर एक ऐसे प्लेन
जिन प्लेन्स के किसी दो पॉइंट्स पर ए एंड बी पोटेंशियल सेम होता है उनको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोला मैंने? प्लेन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑन विच पोटेंशियल आर सेम of any two point is known as इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछता है तो याद रखिएगा वर्क डन जीरो होता है। ऑन मूविंग अ चार्ज ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस द वर्क डन विल बी जीरो। नंबर एक बात। नंबर दो बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के हमेशा ही क्या होते हैं? ये परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। नंबर तीन बात, और हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन हमने जीरो लिख दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अगर आपसे कहे ए बी और सी तो इन तीनों में पोटेंशियल का रिलेशन क्या होगा? तो याद रखिएगा वी ए इक्वल टू वी बी होगा, क्योंकि दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हैं। लेकिन हाई पोटेंशियल पे ए और बी हैं, तो इसका मतलब सी का पोटेंशियल कम होगा, तो ये बड़े हो गए किससे? वी सी से, ठीक है ना। कभी कभी आपसे पूछ लेता है अगर एक पॉइंट चार्ज है तो इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कीजिए। इस पर हमने पूरा पीवाईक्यूज में आए हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन करके ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप हमारे पीवाईक्यू सेक्शन में जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको इस चैप्टर के पूरे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, वहाँ हर तरह के क्वेश्चंस हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होंगी वो इसके परपेंडिकुलर होंगी, तो कंसेंट्रिक स्पेयर्स आते हैं। क्या आते हैं बच्चे? कंसेंट्रिक स्पेयर्स आते हैं आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या पूछेगा? देखिए, अब इसके अंदर एक नया पार्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस। तो अगर कोई दो चार्जेस हैं, एक है Q1 और एक है Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस है R, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है बेटा K Q1 Q2 बाई R। क्या होती है? K Q1 Q2 बाई R। अगर मान लो कोई डाइपोल रखा है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, किसी एंगल थीटा पे रखा हुआ है, एक डाइपोल प्लस Q और एक माइनस Q, तो इसको रोटेट करने में अमाउंट ऑफ वर्क टू रोटेट डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड W इज इक्वल्स टू होता है PE इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये फॉर्मूला याद रखिए। क्या होता है बेटा? W इज इक्वल्स टू PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि कई जगहों पे इसको ये भी लिखते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 भी लिखा जा सकता है। चलो, इसके बाद एक टॉपिक आता है कैपेसिटेंस। तो पहले हम पढ़ते हैं कैपेसिटर क्या होते हैं। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है विच कैन स्टोर द चार्ज। इट इज अ टाइप ऑफ डिवाइस विच कैन होल्ड द चार्ज, विच कैन होल्ड द चार्ज। It is a device which can hold the charge. The amount of charge stored by the capacitor is known as its capacitance. Capacitance. So what is capacitance? It is the ability of holding charge by any device is known as its capacitance. Capacitance का फॉर्मूला होता है C is equals to Q by V. क्या होता है? C is equals to Q by V. इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर वोल्ट। लेकिन ये कॉमर्शियल यूनिट और SI यूनिट नहीं है। SI यूनिट होती है इसकी फैरेड, F से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसकी क्या हो गई? SI यूनिट हो गई। डायमेंशन वगैरह भी आपसे निकालने को कहेगा तो निकाल सकते हैं। चार्ज की डायमेंशन हो गई 80, पोटेंशियल होता है W बाई Q, तो W की हो गई mL2T माइनस 2, और W बाई Q होता है ना, तो Q ऊपर चला जाएगा तो A2T2 हो जाएगा। ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कैपेसिटेंस बोला है, तो कैपेसिटेंस की जब हम बात करते हैं तो कैपेसिटेंस आपसे पूछता है किसका किसका? नंबर एक, स्फेरिकल शेल का। स्फेरिकल शेल के लिए तो C इज इक्वल्स टू आता है बच्चे 4 पाई अपसिलॉन नॉट इंटू R। ये C नॉट है। और अगर मीडियम होगा तो C इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 पाई अपसिलॉन नॉट K इंटू R। ठीक है, ये मीडियम, ये वैक्यूम के लिए हो गया और ये मीडियम के लिए हो गया। अगर हम पैरेलल प्लेट की बात करें
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है तो उसके लिए सी नॉट आता है म्यू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और मीडियम के केस में आ जाता है ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, जहाँ के क्या है बच्चे, डाई इलेक्ट्रिक है, कांस्टेंट है के। ठीक, अगर क्वेश्चन में बोल देता है पैरेलल प्लेट विद स्ट्रिप तो C इज इक्वल्स टू हो जाता है, ये कुछ ऐसी फिगर बनती है, एक इसके अंदर हमने स्ट्रिप रख दी है जिसकी थिकनेस T है और डाई इलेक्ट्रिक K है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अगर मान लो इसके अंदर तुमने एक से ज़्यादा स्ट्रिप रख दी हो, 1 2 3 रख दी हो, क्या T1 K1, T2 K2, T3 K3, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो C इज इक्वल्स टू बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 हैंड्स ऑन प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस हैंड्स ऑन। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा इस पे। देखो कैपेसिटेंस के क्वेश्चन इतने ही आएंगे, इसी में घुमाएगा ऊपर नीचे आपको। ठीक है, बोल देगा कभी कभी कि रेडियस को हाफ कर देते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, एरिया को डबल करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। चलो अगला रिवीजन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या टॉपिक बनेगा। इसके बाद एक लास्ट बचता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा U इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये होता है, और एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। इन दोनों फॉर्मूलों का यूज आपको आना चाहिए और दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कॉमन पोटेंशियल का। अगर हमने दो कैपेसिटर को मान लीजिए एक थिन वायर से कनेक्ट कर दिया है, और थिन वायर से कनेक्ट करने के बाद इसका कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल V1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, पोटेंशियल V2 है, तो कॉमन पोटेंशियल आ जाता है V कॉमन इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज को आप क्या लिखोगे, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। बोले तो Q1 की वैल्यू Q इक्वल टू CV होता है, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, दिस इज द V कॉमन। एक टॉपिक तो ये पूछता है, और दूसरा टॉपिक पूछता है लॉस इन एनर्जी। ठीक है ना, तो लॉस इन एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू आती है 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। बेसिकली ये वैल्यू माइनस में आती है, और माइनस का मतलब ही लॉस है, तो इसलिए हमने माइनस को चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो। आई बात समझ में है? एक लास्ट टॉपिक और पूछ लेता है एग्जामिनर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इन सभी के डेरिवेशंस आपको मैंने ऑलरेडी डेरिवेशन प्लेलिस्ट में ऐड है, वहाँ जाके आप सबके डेरिवेशन एक बार चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको किसी में दिक्कत है। और अगर आपको इसके PYQs के क्वेश्चन लगाने हैं तो ये सारे के सारे PYQs के क्वेश्चन क्लास 12th बोर्ड्स PYQ करके जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, उसके अंदर आपको चैप्टर 2 नाम से मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप कंप्लीट बोर्ड्स में आए हुए पिछले 7 सालों में जितने भी PYQs हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। ठीक है ना, तो वहाँ से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए कॉम्बिनेशन की बात करें, दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन C1 C2 C3, तो C इक्वेलेंट हो जाता है 1/C इक्वेलेंट इक्वल टू इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन C1 C2, 3 कैपेसिटर हैं और ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल में लगे हुए हैं, C1 C2 C3, तो C इक्वेलेंट आ जाता है बच्चे C1 प्लस C2 प्लस C3। हाँ, ये रेजिस्टेंस के अपोजिट चलते हैं। ठीक है ना, इसमें एक और चीज़ आपको समझने वाली है। क्या, मान लो एक कैपेसिटर है, उसको हमने दो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक K1 और दूसरे में K2 भर दिया है, तो एक का कैपेसिटेंस C1 हो गया, दूसरे का C2 हो गया। याद रखिएगा ये दोनों जो हैं वो कनेक्टेड बाई सीरीज हैं। मतलब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इनको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया C1, ये हो गया C2। लेकिन अगर यही एरिया से डिवाइड होते, ऊपर K1 होता और नीचे K2 होता, तो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में माने जाते। आई बात समझ में? तो ऊपर इसका कैपेसिटेंस C1 हो गया, इसका C2 हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। ठीक है, आई होप आपको सेकंड चैप्टर समझ में आ गया होगा। बस इतना ही है सेकंड चैप्टर में आपके फिजिक्स बोर्ड्स में, और इसको आप 1 या 2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको सब कुछ तैयार हो जाएगा। चलिए इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे।